नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो वीडियो ला रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हैं उनसे जो भी सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में उसकी चर्चा आज हम करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ उसकी एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है इस वीडियो के बाद आपका कंप्लीटली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर आपको काफी इंफॉर्मेटिव पीडीएफ देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ हमने मंथली करंट अफेयर्स जो पीडीएफ हैं वो भी अपलोड करनी शुरू कर रखी हैं। तो आपको रिसेंटली जो सबसे लास्ट जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ डली थी वो थी जनवरी 2023 की, और कई साथियों का मैसेज आ रहा था कि फरवरी की मैगजीन जो है वो कब तक अपलोड हो जाएगी। तो साथियों 1 या 2 दिन के अंदर हम फरवरी 2023 की मैगजीन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड कर देंगे, तो उसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अपॉइंटमेंट्स हुआ, बुक्स एंड ऑथर्स हुए पिछले 1 साल के, उनकी पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोडेड है, तो उसको भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और रीजनिंग और मैथ की भी काफ़ी अच्छी पीडीएफ्स हैं, उनको भी आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ साथियों हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था अभी रिसेंटली, और इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा क्विज चैनल है A to B क्विज, इसका हैंडल है A to B क्विज, और इसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, तो डेली हम 2 से 3 सब्जेक्ट का क्विज जो है उसको अपलोड करते हैं। तो वहां से आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और क्विज को आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स जो है दे सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा डाउट ग्रुप है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो इसके लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल हैंडल है अल्फा टू बीटा क्लासेस। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और साथ ही जो क्वेश्चन है ये सीपीओ 2019 में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहला चीफ जस्टिस कौन था सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन वहां पर पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पहला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कौन थे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एलिजा युपे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी के साथ आपको ये पता होना चाहिए, जो ये सुप्रीम कोर्ट था, ये जो पहला सुप्रीम कोर्ट था ना, इसकी एस्टेब्लिशमेंट किस एक्ट के द्वारा हुई थी, तो ये हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। ठीक है, और साथियों ये जो एक्ट है ना, ये लाया क्यों गया था, तो इसका नाम ही बता रहा है रेगुलेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा इस टाइम के आसपास क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, और उससे पहले 1757 में बंगाल का युद्ध हुआ था। तो इन दोनों में जो था ब्रिटिश इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके पास काफी अनब्राइडल पावर आ गई थी, और उसके चलते वो क्या कर रहे थे, प्राइवेट ट्रेड वगैरह को भी कर रहे थे। ठीक है, तो प्राइवेट ट्रेडिंग से उनको क्या हो रहा था, काफी प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, उसको चलते उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए क्या लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। ठीक है, कि उनको चेक किया जाए उनकी पावर्स को। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात, और बंगाल रीजन के पहले जो है गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, अब जो गवर्नर की पोस्ट थी, गवर्नर ऑफ बंगाल जो था ना, उसको अब क्या बोला जाएगा, इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद उसको बोला जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसी के साथ आपको 1-2 चीज और याद रखनी है, वो ये थी कि ये जो गवर्नर जनरल होगा ना, इसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल बनाई जाएगी, जिसमें कितने मेंबर्स होंगे, 4 मेंबर्स। तो टोटल जो बंदे हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आपके, 4+1। ठीक है, एक आपका गवर्नर जनरल और 4 उसके साथ उसके ये काउंसिल के मेंबर। ठीक है, वो असिस्ट करेंगे इसकी फंक्शनिंग में। और इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि पहला गवर्नर जनरल जो था, ध्यान देना साथियों, मैंने बोला है पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके बाद आपको ये मैं बता चुका हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट थी उसकी स्थापना जो थी इसी एक्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, और एलिजा युपे उसके पहले चीफ जस्टिस बने थे। और ये जो कोर्ट था ये कहां बनाया गया था, तो ये कलकत्ता में बनाया गया। ठीक है, कलकत्ता में बनाया गया था ये कोर्ट, इतना आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, ये जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को भारत के मामलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण मिलता है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल किस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिला था इंडियन अफेयर्स का। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें क्या हुआ था, ये जो एक्ट था ना, ये 1773 के एक्ट के जस्ट बाद लाया गया। जो पहले सारा वक्त था कमर्शियल भी और पॉलिटिकल भी, वो किसी के हाथ में दिया हुआ था, एक ही पर्सन के हाथ में दिया हुआ था। तो वहां पर जो मिसयूज करने की जो चांसेस है ना वो काफी बढ़ जाते थे। तो इन्होंने इस एक्ट में क्या किया भाई, इन्होंने क्या किया, जो कंपनी के फंक्शंस थे, ठीक है, जो फंक्शंस थे ना कंपनी के, उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पॉलिटिकल फंक्शन और दूसरे थे कमर्शियल फंक्शन। जैसे कमर्शियल फंक्शन में क्या आ सकते हैं आपके, रेवेन्यू मैटर्स और बाकी जो भी मैटर्स बचे हैं वो कमर्शियल मैटर्स में, और पॉलिटिकल मैटर्स में जैसे अपॉइंटमेंट्स हुई, किसी को अपॉइंट करना है,
वो सब पॉलिटिकल मैटर्स हो गए। तो पॉलिटिकल मैटर के लिए जो बॉडी बनाई ना उन्होंने, उसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जो कि पहले बन चुकी थी ऑलरेडी। तो पॉलिटिकल मैटर्स के लिए लुक आफ्टर कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जबकि जो कमर्शियल मैटर थे उनके लिए इन्होंने नई बॉडी बनाई इसी पर्टिकुलर एक्ट में। तो ये भी साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो बॉडी थी ये किस एक्ट में बनी थी? तो ये बनी थी पिट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है साथियों। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था कमर्शियल मैटर्स को देखने के लिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मतलब मैटर्स को डिवाइड कर दिया गया था, और साथ ही साथ जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो किसके हाथ में आ गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के, इस पर्टिकुलर एक्ट से। ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो। तो इसमें पूछा गया है जो भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय था ना, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट, ये 1773 कर लीजिएगा सर, ये टाइपिंग में मिस्टेक होगी, ठीक है, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बनाया गया था, वो सर्वोच्च न्यायालय, उसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो अभी मैंने आपको बताया था कि उसकी स्थापना कहां की गई थी? कलकत्ता में की गई थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया CHSL 2014, ठीक है। आगे बढ़ते, इस क्वेश्चन को देखो। ये NTPC में पूछा गया था क्वेश्चन कि भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? ध्यान देना साथियों, मैंने आपको बताया सबसे पहले कौन थे? गवर्नर थे, ठीक है। और गवर्नर सबसे पहले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। गवर्नर के बाद, गवर्नर ऑफ बंगाल के बाद पोस्ट जो आती है वो किसकी आती है? वो आती है जी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? ये सबसे पहले थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद जो पोस्ट आई ना साथियों, ये जो पोस्ट आई थी गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये आई थी आपके 1773 के एक्ट से, ठीक है। इसके बाद ये जो पोस्ट आएगी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब बंगाल का नहीं पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल, ये आएगी 1833 के एक्ट से, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाएंगे, ठीक है। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? ये बनेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। और साथियों इसके बाद भी आपका, इसके बाद आगे का फ्लो भी आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद, अब आपको पता होगा 1857 में क्रांति होती है, और उसके जस्ट बाद ही एक एक्ट लाया जाता है 1858 का। तो उसमें जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है ना, इसको खत्म कर दिया जाएगा, और इसका जो नया नाम रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा? वाइस रॉय ऑफ इंडिया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये वाइस रॉय जो है ये आपके चलेंगे लास्ट तक, ठीक है। और पहले वाइस रॉय जो बने थे वो कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1858 के बाद भारत सरकार की शक्ति, राजस्व और अन्य संसाधनों को किसके पास, मतलब किसको सौंप दिया गया था या किसको ट्रांसफर कर दिया गया था? तो आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति क्या हुआ था? लोगों में मतलब काफी गुस्सा था, किसके चलते? जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो काम किए थे इससे पहले, तो उसके चलते उनके पास काफी क्या था? गुस्सा था। तो इसके अगेंस्ट जो था, काफी गुस्सा था ना, तो इसके चलते क्या किया जाएगा? इनकी पावर्स को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, और जो डायरेक्ट रूल करेगा, अब जो डायरेक्ट रूल करेगा वो कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन करेगा। और ब्रिटिश क्राउन का नाम चलेगा, जैसे अभी प्रेसिडेंट का नाम चलता है, बट एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है, जो रियल हेड होता है, वो कौन होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। सिमिलर इज द केस यहाँ पर कि ब्रिटिश क्राउन का नाम चलेगा, और उनके नाम पर रूल कौन करेगा? इनके नाम पर रूल करेगा वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का बंदा होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। साथ ही साथ 1858 जो एक्ट था, जिसको बोला जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस किसको बोला जाता है? तो 1858 के एक्ट को बोला जाता है। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए साथियों कि 1858 का जो एक्ट था, इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात, एक चीज मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको आपसे क्या बोला जाए? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। साथ ही साथ यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट कर दी जाएगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, ठीक है। इसके बाद जो मैंने जैसे जो आपको बताया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो बॉडीज सेटअप की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, इनको अबोलिश कर दिया जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर एक चीज और बोली जाएगी कि जो कंपनी है ना, वो कोई भी मतलब लैंड एक्वायर वगैरह नहीं करेगी, ठीक है। एक्विजिशन का जो काम होगा कंपनी का वो बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये इसलिए किया गया था ताकि लोगों का जो गुस्सा है उसको शांत किया जा सके, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी वगैरह और इन्होंने काफी मतलब जो है काफी पॉलिसी लेके आए थे, जैसे सब्सिडी अलायंस। डलहौजी की जो पॉलिसी थी वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इनके चलते इन्होंने काफी जो है जमीन को हड़पा था, ठीक है। तो अब ये चीज जो है बंद कर दी जाएंगी। और एक साथियों में इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देखा था कि ये जो हुआ था ना, और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में तो याद आ जाता है, और जो उस टाइम में ब्रिटिश की महारानी थी वो कौन थी? क्वीन विक्टोरिया, ठीक है।
और साथ ही उस क्वेश्चन में जो पूछा गया था ना, वो ये पूछा गया था कि जो ये प्रोक्लेमेशन हुई थी ये कहां पर हुई थी, कौन सी जगह पर हुई थी। तो आपको याद रखना है कि इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है, इलाहाबाद के अंदर, मतलब वहां पर ये प्रोक्लेमेशन हुई थी कि अब से जो रूल चलेगा वो किसका चलेगा, महारानी का रूल चलेगा, क्वीन विक्टोरिया का रूल चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस एक्ट के माध्यम से इनडायरेक्ट इलेक्शन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में, ठीक है। आपसे अगर ये पूछ ले या तो इनडायरेक्ट इलेक्शन या फर्स्ट टाइम इलेक्शन जो थी, ठीक है, वो किस एक्ट के माध्यम से हुए थे, तो भी आंसर सेम ही रहेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस एक्ट के माध्यम से डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार हुए थे, ठीक है, साथियों याद रखना, अगर डायरेक्ट इलेक्शन आपसे पूछता है तो वहां पर आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन आपसे पूछेगा तो 1892, या फिर इलेक्शन पूछेगा तो भी 1892, बट डायरेक्ट इलेक्शन अगर आपसे पूछेगा तो आपका जो सही आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। इस पर्टिकुलर सवाल का जो आंसर है वो सी ऑप्शन। अब थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में जान लेते हैं। 1892 का जो एक्ट था, इसमें क्या था, इसमें अब आपको पता होगा कि 1892 के आसपास क्या घटना घटी होगी। भाई आपको पता है 1885 के अराउंड आपकी क्या बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। अब ये क्या करेगी, डिमांड पुट करेगी कि भाई इंडियन को रिप्रेजेंटेशन दिलाई जाए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। तो इनको क्या होगा, इस एक्ट के माध्यम से क्या होगा, इनका रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा उस पर्टिकुलर काउंसिल में, ठीक। और इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे और इसके चलते अब क्या होगा, इंडियन रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और साथ ही साथ इनको कुछ पावर भी दी जाएंगी, छोटी छोटी पावर, जैसे कि भाई और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे बजट को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, बजट को डिस्कस कर सकते हैं। और बजट को डिस्कस करने के साथ साथ अब ये क्या करेंगे, अगर, बट आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये बजट को तो डिस्कस कर सकते थे, बट यहाँ पर कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से मेरा मतलब साथियों ये है कि अगर जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, उसके ऊपर क्वेश्चन कि भाई ये रीजन क्यों था, ठीक है, वो क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते यहाँ पर। तो केवल आपको जो पावर दी गई थी वो बजट डिस्कस करने की थी, साथ ही साथ कुछ इंडियंस को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिला था, किसके चलते, क्योंकि 1885 में आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, जिसकी पहली डिमांड ये थी कि उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ठीक है, भारतीयों। तो ये आपका था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को देखो। डायरेक्ट इलेक्शन टू इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वर अटेम्प्टेड फर्स्ट टाइम थ्रू विच एक्ट, ठीक है। साथियों देखो, इस 2017 का क्वेश्चन है, ये अभी हमने डिस्कस किया है कि भाई डायरेक्ट इलेक्शन जो थे ये किसके चलते आपको प्रोवाइड किए गए थे, तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसका दूसरा नाम है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। और ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि जो मिंटो थे ये थे हमारे वाइसरॉय, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि 1858 के बाद, ठीक है, 1858 में पोस्ट क्रिएट कर दी गई थी वाइसरॉय की। और ये जो मोरले थे ना, ये कौन थे, ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये आपके वाइसरॉय, ठीक है। तो इसमें जो सबसे मेजर चीज की गई थी इस पर्टिकुलर रिफॉर्म्स में, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और किस कास्ट के लिए, मुस्लिम के लिए, ठीक है। तो मुस्लिम लोगों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की स्थापना की गई थी। और इस पर्टिकुलर चीज में क्या होता है कि अगर आपकी जो कम्युनिटी है उसमें केवल मुस्लिम ही लोग वोट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दूसरी पार्टी वोट नहीं करेगी, केवल मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे मुस्लिम कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक। दूसरी बात, इसमें और क्या था, एक डायरेक्ट इलेक्शन जो मैं आपको बता चुका हूं कि डायरेक्ट इलेक्शन जो थे इसमें स्टार्ट कर दिए गए थे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मिंटो है ना, लॉर्ड मिंटो जो थे, इनको बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया किसको बोला जाता है, ये लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है, ठीक है। और जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया था कि जो कि 1892 का एक्ट था, उसमें हमने क्या किया था, उसमें जो इंडियंस थे उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाजत नहीं थी, बट इस एक्ट के थ्रू उनको क्या था कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पर वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस एक्ट में क्या होगा, एक इंडियन मेंबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इलेक्ट किया जाएगा। वो कौन होंगे, मतलब उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी एक मेंबर को, एक इंडियन को। वो जो पहले इंडियन जो बने थे, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसकी, वाइसरॉय की, उसमें गए थे, उनका नाम था सतेंद्र पी सिन्हा। ये नाम याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले ऐसे भारतीय जो कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो लोग जो गए थे, उनका नाम क्या था, वो थे सतेंद्र पी सिन्हा, ठीक है, इनको ले, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एक्ट था जिससे एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मुस्लिम के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। तो ऐसा कौन सा एक्ट है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका नाम था मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909,
ठीक है। और इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा। तो 1906 में साथियों क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसी के चलते जो है फूट डालने के लिए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के लिए ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर एक एक्ट और है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन हमने नहीं लिए, बट मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात आपसे पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो है ना, पोर्टफोलियो सिस्टम ये किस एक्ट के माध्यम से लाया गया था। तो ये था 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, अब पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, अभी आपने सुना होगा जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट होती है ना पार्लियामेंट, वहां पर क्या होती है, जो गवर्नमेंट है वो सेवरल मिनिस्ट्रीज में डिवाइड है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो मिनिस्ट्रीज है ना, ये काफी सारी मिनिस्ट्री, तो वहां पर उस वर्ड के लिए मिनिस्ट्रीज के लिए ये सिस्टम यूज होता था पोर्टफोलियो। मतलब आपको एक पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा, एक डिपार्टमेंट आपको सेपरेट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट मिनिस्ट्री की शुरुआत थी ना, ये इस सिस्टम से हुई थी, पोर्टफोलियो सिस्टम से। ठीक है, तो ये कौन लेके आए थे, ये लेके आए थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ साथियों को एक चीज और पता होनी चाहिए कि इस टाइम पे 3 इंडियन मेंबर्स को उसमें काउंसिल में जो है नॉमिनेट किया गया था। 3 इंडियन मेंबर्स को काउंसिल में, कौन सी, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये नॉर्मल काउंसिल जो थी उसमें नॉमिनेट किया गया था। और उन बंदों के तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले थे राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ बनारस। ठीक है, दूसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला। ठीक है, और तीसरे जो थे ना वो थे सर दिनकर राव। तो इन 3 बंदों को काउंसिल में नॉमिनेट किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस एक्ट के माध्यम से, इंडियन काउंसिल एक्ट 1860 के माध्यम से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें पूछा गया विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्टली एट द प्रोविंशियल लेवल। ठीक है, डायरेक्टली मतलब होता है 2 लोगों का शासन। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोविंशियल लेवल पे, साथियों ध्यान देना, यहाँ पर पूछा गया प्रोविंशियल लेवल पे। ठीक है, प्रांतीय स्तर पर जो है डायरेक्टली किस एक्ट ने जो है इंट्रोड्यूस की थी। तो प्रोविंशियल लेवल पे अगर आपसे पूछे तो इसका सही आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है, जो कि मैंने इस ऑप्शनों में रखा नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, इसको मैं पीडीएफ में एडिट करा दूंगा। इसका जो सही आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। और इस पर्टिकुलर एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं मोंटेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये इसकी रिपोर्ट पे आधारित था। ठीक है, ये जो रिफॉर्म सजेस्ट किए गए थे ना उसी पर आधारित है ये एक्ट, तो इसलिए इसको ये बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में 2-3 चीजें आप जान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहली बात है डायरेक्टली को कहां इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रोविंशियल लेवल पे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर को लाया गया था, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो बाइकैमरलिज्म, मतलब 2 हाउसेज जो हैं, जो कि आप प्रेजेंट डे में देखते होगे कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, तो ऐसे बाइकैमरल हाउसेज को लाया गया था जिनका नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, और ये जो साथी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, ये इन फ्यूचर आपकी लोकसभा बनने वाली है, और काउंसिल ऑफ स्टेट जो है ये इन फ्यूचर आपकी क्या बनने वाली है, राज्यसभा। और ठीक है, साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट्स थे उनका डिवीजन किया गया। सब्जेक्ट क्या होते हैं भाई कोई भी मैटर जिसपे आपको लॉ बनाना है तो इनको 2 पार्टों में डिवाइड किया था। एक थे ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक थे रिजर्व सब्जेक्ट। हम नाम से पता चल रहा है जो रिजर्व होंगे वो किसी पर्सन के लिए रिजर्व होंगे, किसके, वो होते थे गवर्नर प्लस। अब गवर्नर के लिए रिजर्व होंगे, मतलब गवर्नर ही इन पे कानून बना सकता है, और गवर्नर अकेला कानून नहीं बनाएगा, गवर्नर के साथ जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, ठीक है, वो इनको सजेस्ट करेगी और उसके यहाँ पे जो गवर्नर कानून बनाएगा इस सब्जेक्ट पे, रिजर्व सब्जेक्ट पे। और इसमें वो सब्जेक्ट आते थे साथियों जो कि आज की प्रेजेंट डे उससे इंपॉर्टेंट है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, डिफेंस पे कोई कानून हुआ, फॉरेन अफेयर्स पे कोई कानून हुआ, कम्युनिकेशन पे कोई कानून हुआ, तो वो सब आपके रिजर्व सब्जेक्ट में आते थे। ये कुछ ऐसा ही है जो प्रेजेंटली आपकी यूनियन लिस्ट है ना, ये कुछ वैसा ही है। ठीक है, और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे इन पर कानून कौन बनाएगा, कानून बनाने का जो वो दिया जाएगा ना, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो थी मिनिस्टर्स की। ठीक है, इस पर्टिकुलर उसमें। और साथ ही साथ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि इसमें गवर्नमेंट जो गवर्नर होगा ना उसके पास पावर थोड़ी ज्यादा थी। गवर्नर यहाँ पर क्या कर सकता है, बिल को क्या कर सकता है, जो बिल्स आएंगे ना उनको वेटो कर सकता है। ठीक है, आपको जैसे पता होगा कि जो हमारे प्रेसिडेंट है या फिर जो गवर्नर है, जो स्टेट्स में गवर्नर है, उनके पास वेटो होती है 3 या 4 टाइप की। ठीक है, तो वो सब यहाँ से आपको स्टार्ट होने को देखने को मिलेगा। ठीक है, वो सब यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर क्या कर सकता है, गवर्नर वेटो भी कर सकता है, साथ ही साथ वो ऑर्डिनेंस भी ला सकता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस कब लाए जाते हैं साथियों, जब आपका कोई भी एक हाउस जो है सेशन में ना हो, तब ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं किसी ऐसे मैटर पर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर वो ऑर्डिनेंस भी ला सकता है। और यहाँ पर साथियों इस पर्टिकुलर एक्ट से वुमेन को जो है वोट देने का अधिकार भी मिला था। ठीक है,
तो इतना आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से। और इसका जो सही आंसर होगा था क्यों, वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस एक्ट को मॉन्टेगू-किम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है या मॉन्टेगू-किम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसको हम देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, विच एक्ट वाज बेस्ड ऑन साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, साइमन कमीशन आया कब था, 1927 में। ठीक है, और रिपोर्ट इसकी 28 या 29 के आसपास पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो इसकी एक्ट पे, इसकी रिपोर्ट पे जो एक्ट आधारित है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का काफी बड़ा चंक जो है वो डिराइव्ड है। ये आपको पता होना चाहिए। इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि सिंस ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो ये सबसे पहले ये क्या लेके आता है, इसने एक प्लान दिया था कि भारत को क्या बनाएंगे, फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, फेडरेशन बनाएंगे, और फेडरेशन में क्या क्या होगा, आपकी जितने भी प्रोविंसेस हैं। ठीक है, फेडरेशन किसका, प्रोविंस प्लस प्रिंसली स्टेट्स का। ठीक है, जहां पर राजा महाराजा रूल कर रहे थे। बट ये एक्चुअली आपको याद रखना है कि ये जो है ना, इस पर्टिकुलर जो उनका ये मतलब सोच थी, इसको रियलाइज नहीं किया गया था, ये रियलिटी में आई नहीं थी। ठीक है, फेडरेशन, हालांकि इन्होंने बात की थी कि एक फेडरेशन बनाया जाना चाहिए किसका, प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स का, बट ये रियलिटी में ये चीज रियलाइज नहीं हो पाई थी। ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जितनी भी बॉडीज हैं, जैसे आरबीआई, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, और यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन से मेरा मतलब है आपके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो सब यहाँ से लाए थे। ठीक है, हालांकि उस टाइम पर वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं थे, उस टाइम पर जो थे वो थे प्रोविंसेस पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। तो इन सब की जो स्थापना होगी वो किससे होगी, आपके इसी एक्ट से होगी। साथ ही साथ एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, फेडरल कोर्ट जो था, जो कि इन फ्यूचर सुप्रीम कोर्ट बनने वाला है, उसकी स्थापना भी इस पर्टिकुलर एक्ट से की जाएगी। इसके बाद अब जो आपको पता होगा कि 1919 के एक्ट से हमने डायरेक्टरी लेके आए थे हम कहाँ, प्रोविंसेस में, तो अब उसको हम अबोलिश कर देंगे। उस डायरेक्टरी को अबोलिश कर दिया जाएगा किसमें, प्रोविंसेस में। और डायरेक्टरी आपकी कहाँ लाई जाएगी, सेंटर लेवल पर आपकी डायरेक्टरी लाई। ठीक है, और प्रोविंशियल में क्या दी जाएगी, उनको ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। कहां पर, प्रोविंस में, प्रांतों में आपको ऑटोनॉमी मिल जाएगी, और सेंटर पर आपकी क्या जाएगी, डायरेक्टरी आ जाएगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में पूछा गया विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरेक्टरी एट द सेंटर लेवल पर डायरेक्टरी किसने इंट्रोड्यूस की, तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट सजेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कैग इन इंडिया। ठीक है, साथियों ये क्वेश्चन जो था ना, ये थोड़ा अलग था। नॉर्मली हम इस चीज को पढ़ते नहीं है, बट ये सीएचएस 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इसलिए मैंने अलग से क्वेश्चन लिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैग की जो पोस्ट थी वो किसने सजेस्ट की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। और इसके लिए जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट सजेस्ट की थी जो कि क्वेश्चन में ही पूछी गई थी, और वो स्टेटमेंट जो थी वो थी द न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो शब्द थे, ये जो फ्रेज थी, ये किस एक्ट के लिए यूज की थी, तो ये यूज की थी उन्होंने इसी सेम एक्ट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए। ठीक है, और ये यूज कब की थी उन्होंने, तो 1936 के फैजपुर सेशन में उन्होंने यूज की थी ये टर्म। आपको कमेंट में ये बताना है कि फैजपुर सेशन का जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर आईएनसी के, वो कौन थे। इस क्वेश्चन को देखो, ये हालांकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय किस एक्ट के माध्यम से कहा जाने लगा, तो ये एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। विच एक्ट सेपरेट द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कंपनी। साथियों देखो, ये क्वेश्चन जो है मैंने खुद से लिया है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैं चाहता था कि आपको और दिए जाए। तो इस एक्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से एक्ट ने कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को सेपरेट किया था कंपनी के। तो इसका सही आंसर था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, अ सम ऑफ 1 लाख वाज सेट असाइड फॉर एजुकेशन इन इंडिया थ्रू विच एक्ट। तो ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके माध्यम से 1 लाख रुपए की राशि जो है वो अलग रख दी गई थी एजुकेशन के लिए, भारत की एजुकेशन के लिए। ठीक है, भारतीयों की एजुकेशन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1830। ठीक है, इसके बारे में 2-3 चीजें आप जान लो। तो इस पर्टिकुलर एक्ट ने क्या किया था, जो इंडिया की मोनोपोली थी ना, जो कि एंजॉय कर रही थी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उस पर्टिकुलर चीज को ब्रिटिश के सभी सब्जेक्ट्स को, ब्रिटिश के जो सभी सब्जेक्ट थे उनके लिए क्या कर दिया था, ओपन कर दिया गया था। बस एक चीज में मोनोपोली बची थी उनकी, 1-2 चीज में, जैसे टी ट्रेड में, चाय की ट्रेड में, ओपीएम की ट्रेड में, ठीक है, मतलब गांजे वगैरह की ट्रेड में, और जो उसकी चीन के साथ ट्रेड थी, यहाँ पर जो कंपनी थी वो मोनोपोली एंजॉय करती थी, बट बाकी जो चीजें थी वो ब्रिटिश सब्जेक्ट के लिए ओपन कर दी गई थी। इसका मतलब क्या है कि अब और भी ब्रिटिश नागरिक या और भी ब्रिटिश कंपनीज जो थी वो इंडिया में आ सकती थी और ट्रेड कर सकती थी। ठीक है,
दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई इसी पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनके लिए भारत में रास्ता खोल दिया गया था, अब वो भारत आ सकते थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ 1 लाख रुपए की राशि जो थी ये एजुकेशन के लिए अलग रख दी गई थी। तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। ये जो 1833 का एक्ट है ना, ये हमने डिस्कस नहीं किया है, तो इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 1833 के एक्ट के टाइम पे जो सेंट्रलाइजेशन थी वो अपने एक्सट्रीम फॉर्म पे थी। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है ना, उसके नीचे सब कुछ आएगा। आपका मद्रास, बॉम्बे, जो भी जितनी प्रेसिडेंसी थी वो सब उसके नीचे आएंगी। ठीक है, हालांकि इसकी शुरुआत जो थी वो 1773 के एक्ट से ही कर दी गई थी, बट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेंट्रलाइजेशन आपको इसके टाइम पे देखने को मिलेगा। इसके बाद में ये जो सेंट्रलाइजेशन की पावर है ना, इसको धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, मतलब पावर्स को वापस उनको दे दिया जाएगा। एक तो ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरी बात, एक चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बोला जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाएगा। साथ ही आपको एक चीज और पता होनी चाहिए इसके बारे में कि यहाँ पर क्या था कि मोनोपोली जो थी ना कंपनी की, क्योंकि हर 20 साल में ये एक्ट आ रहे थे ना, तो मोनोपोली जो थी कंपनी का वो बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी। अब यहाँ पर सारे जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो ट्रेड है इंडिया में वो बिल्कुल ओपन कर दिया जाएगा। और जो ये वो टी ट्रेड और ये ओपीएम की जो ट्रेड थी और चाइना की जो ट्रेड थी ना, इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर भी जो कंपनी है मोनोपोली एंजॉय नहीं करेगी। एक तो ये चीज पता होनी चाहिए। और इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक आपकी लॉ कमीशन बैठाई जाएगी। ठीक है, लॉ कमीशन भी सेटअप की जाएगी जिसका काम था कि भारत में लॉ को कॉडिफाई किया जाए। ठीक है, और इसके हेड जो बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, और यही आपके क्या बनेंगे? लॉ मेंबर बनेंगे। किसमें? गवर्नर जनरल की काउंसिल में। ठीक है, यही लॉ मेंबर बनेंगे और उनको सजेस्ट करेंगे लॉ के ऊपर। ठीक है, लॉ एक्सपर्ट के रूप में आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लॉ एक्सपर्ट के रूप में गवर्नर जनरल की काउंसिल में कौन से मेंबर को ऐड किया? तो वो थे लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप। इसमें पूछा गया कि दास प्रथा को किस अधिनियम के द्वारा खत्म किया गया था या समाप्त किया गया था? तो स्लेवरी सिस्टम जो एंड किया गया था ना, वो था एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, और इसी के टाइम पर कौन थे? क्योंकि इस टाइम पर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे भाई, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये सब श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। ठीक है, सती वगैरह का। ठीक है, क्योंकि सती सिस्टम भी 1829 में खत्म हो गया था, तो सती प्रथा का भी अंत किन्होंने किया था? बेंटिक ने। एक आपको और क्वेश्चन बताता हूँ कि हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि थगी सिस्टम जो था, ठीक है, थग सिस्टम जो था उसका अंत किसने किया था? वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो साथियों, आज के क्वेश्चन हमारे इतने ही थे। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में हाल फिलहाल में, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ आज आपका क्वेश्चन ऑफ डे जो है वो क्या रहेगा? तो वो रहेगा कि आज का क्वेश्चन ऑफ डे आपका रहेगा कि किस एक्ट ने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था? कहां पर? प्रोविंशियल लेवल पर। ध्यान देना, प्रांतीय स्तर पर डायरकी जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो किस एक्ट के द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन आप इसमें आप है ना एक चेंज कर लीजिएगा साथियों। यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑप्शन की जगह आप रख लीजिएगा कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है, अब आपको सही आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। और आज का लेक्चर इतना ही था साथियों। उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको अगर ऐसा लगता है कि लेक्चर इन्फॉर्मेटिव है, यहाँ से हमें कुछ सीखने को मिला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक से काफी जो है वीडियो का जो रीच है वो काफी बढ़ जाता है। ठीक है, और जो वीडियो है वो काफी बड़े ऑडियंस तक पहुंच पाती है। और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी सुझाव है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सभी लेक्चर्स की आपको पीडीएफ देखने को मिलती है, और कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस अगर हमें डालना होता है तो वो भी हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। जल्दी आपसे और मिलेंगे, जल्दी हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।